नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बीजेपी ने 2023 में सारे असेंबली इलेक्शन और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भारी जीत का संकल्प लिया। लोकसभा में 350 सीटें जीतने का प्लान बनाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को सावधान भी किया, चेताया, कहा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। और इसके बाद मोदी ने जो कहा उसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। मोदी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता चर्च में जाएं, संवाद करें, मुस्लिम समाज के बीच जाएं और उनसे भी बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि मुसलमान बीजेपी को वोट देते हैं या नहीं। जैसे पार्टी के लोग पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचते हैं, प्रोफेशनल मुस्लिम से भी मिलते हैं, वैसे ही मुस्लिम समाज के साथ भरोसे का रिश्ता कायम करना चाहिए। मोदी ने कहा कि मुस्लिम समाज के बारे में गैर जरूरी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, दूरियां बढ़ाने वाले बयान नहीं दिए जाने चाहिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर आगे बढ़ना है। राज्यों को एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ना होगा। मोदी ने और क्या कहा, यह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आज बीजेपी के कार्यकारिणी में एक और बड़ा फैसला हुआ। फैसला यह कि बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल 1.5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अमित शाह ने आज कहा कि बीजेपी अगला लोकसभा चुनाव जेपी नड्डा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर लड़ेगी और जीतेगी। अमित शाह ने कहा कि 2024 में बीजेपी को 2019 के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलेंगी और एक बार फिर देश में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत का यकीन क्यों है, इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ आज आपको एक और इंटरेस्टिंग खबर दिखाऊंगा। राहुल गांधी ने क्यों कहा कि उन्हें अपनी गर्दन कटवाना मंजूर है, लेकिन वो कभी आरएसएस के दफ्तर में जाना मंजूर नहीं करेंगे। तो पहले यह देख लेते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश दिए, क्या संदेश दिया। प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों तक पहुंची है, लेकिन कहीं पर अगर कोई कमी है तो उसको भी दूर करना होगा। और साथ साथ ये भी संदेशा उन्होंने दिया कि ये सारी चीजें करते हुए केवल वोट की चिंता मत कीजिए, वोट के लिए ये सारी चीजें मत कीजिए। हमें देश और समाज को बदलना है, ये हमारा कर्तव्य है। कोई वोट दे या न दे, अगर हम इस सामाजिक काम को आगे करते जाएंगे, लोगों को जोड़ते जाएंगे, तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए, ये जरूर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चुनाव में 400 दिन है, तो हमारे इस कार्यकाल की सेवा के लिए हमारे पास 400 दिन शेष है। ये 400 दिन हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। सारे समाज, जितने मार्जिनलाइज समाज है, सबका उल्लेख किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी अब केवल राजनीतिक आंदोलन भर नहीं है, तो उसका रूपांतरण एक सामाजिक आंदोलन में हुआ है, जो समाज के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए काम करने वाला, कार्य करने वाला उपकरण इस रूप से आज कार्य कर रही है। और उसी अनुरूप हमारे कार्यकर्ताओं ने भी काम करना चाहिए। साथ ही में उन्होंने कुछ कार्यक्रम भी हम लोगों को विशेष रूप से करने को कहा। इससे पहले आज बीजेपी कार्यकारिणी में पार्टी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा के कार्यकाल को 1.5 साल बढ़ाने का फैसला किया गया। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने रखा, जिसे सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया और इसका ऐलान अमित शाह ने किया। अमित शाह ने कहा कि 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी नड्डा की अध्यक्षता में लड़ेगी। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को
राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा। जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। नड्डा जी 20 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षता में ही हमने बिहार में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट प्राप्त किया। महाराष्ट्र में भी एनडीए को गिन लें तो हम फिर से चुन कर आए। हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, आसाम, गुजरात, ये सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट से 77 सीट का बहुत बड़ा फासला एक ही 5 साल में तय किया और हम तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों में भी, तेलंगाना में भी एक ताकत बनकर धीरे धीरे सैन्य उभर कर आ रहे हैं और देश भर में एक विजय संकल्प सभाएं और अपना बूथ सबसे मजबूत, ये 2 अभियान हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में नड्डा जी की भारतीय जनता पार्टी को देन के रूप में जाने जाएंगे। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुन कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। और देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर हैं, जिन्होंने आज बीजेपी के कार्यकारिणी को दिन भर कवर किया है, उस पर नजर रखी है। देवेंद्र, आज इस बात की बहुत चर्चा है, नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को लेकर जो कहा, उनका यह कहना कि मुसलमानों से संपर्क बनाना चाहिए, रिश्ता बनाना चाहिए, साथ लेकर चलना चाहिए, इसका क्या मतलब निकाला जाए? और रजत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकारिणी में आज जो संबोधन था, अगर उसको देखें तो दुनिया, देश और पार्टी तीनों ही लिहाज से एक ग्लोबल लीडर, ग्लोबल विजन वाला और एक स्टेट्समैन वाला था। आज के संबोधन में जो मुसलमानों के संदर्भ में था, उनका ये कहना था कि इस बात की चिंता आप ना करें कि अब वो वोट देंगे या नहीं देंगे, या देते हैं या नहीं देते हैं, बल्कि उनको मजबूत करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मंत्र रहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसी के इर्द गिर्द था। और उसमें भी उन्होंने खासतौर पे 3 सेक्शन के बारे में चिन्हित किया कि एक तो पसमानदा मुसलमान, जो कि पिछड़े मुसलमान हैं, हमेशा से उन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनके डेवलपमेंट की कभी चिंता नहीं की गई। दूसरा जो कारोबारी समुदाय है, वोहरा समुदाय, जो कि गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ है, उस वर्ग तक। और तीसरा जो मुस्लिम में प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स इस लिहाज से कि क्योंकि एक तरह से उनका नजरिया खुला रहता है और उन्हें डेवलपमेंट की बात ज्यादा आसानी से समझ में आ सकती है और दुनिया के दूसरे देशों से भारत के गवर्नेंस को कंपेयर करके बात समझ सकते हैं, तो उस वर्ग तक अपनी बात पहुंचाने को। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और दिलचस्प चीज रजत जी ये कही, और कल के राजनीतिक प्रस्ताव में जिस प्रकार से बताया गया था कि विपक्ष कैसे प्रधानमंत्री के लिए गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करता है, आज पीएम मोदी ने यह कहा कि भले ही वहां से गाली गलौज की भाषा आती हो, आपको उसी भाषा में जवाब नहीं देना है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा अगर कोई चुटीली बात कहनी भी हो तो वो व्यंग के तौर पे होना चाहिए, ना कि अगर विपक्षी गाली दे रहा हो तो हम भी गाली देना शुरू कर दें। इसके अलावा संगठन के लिहाज से रजत जी, पीएम मोदी ने यह कहा कि जो 400 दिन का उन्होंने टास्क दिया, उसमें उनका यह कहना था कि परिवार में हर एक व्यक्ति तक आप पहुंचे और उन्हें यह बताएं कि चाहे फ्री वैक्सीनेशन हो, आवास, बिजली, पानी, सर्जिकल स्ट्राइक या दुनिया में भारत की धमक, ऐसे सारे फैसले इसलिए होते हैं क्योंकि आप लोगों ने वोट की ताकत देकर दिल्ली में एक व्यक्ति को ताकत दी है। आप ये ताकत देते रहेंगे, ऐसे बड़े फैसले देश के लिहाज से और आपके लिहाज से बड़े और अच्छे फैसले होते रहेंगे। साथ साथ पीएम मोदी ने यह भी बताया कि अगले लोकसभा चुनाव के लिहाज से कहां कहां विस्तार हो सकता है, और विस्तार में जो 3 खास राज्यों का उन्होंने जिक्र किया, उसमें केरल, बंगाल और तमिलनाडु में कहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है
और मेहनत करें और यहाँ पे सीटें आएंगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने ये जरूर कहा राजस्थान के संदर्भ में रजा जी, जो कि बहुत दिलचस्प था, कि अति आत्मविश्वास में ना आ जाएं, और मध्य प्रदेश का अपना उदाहरण देते हुए बताया कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजनीति को उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे के समय में देखा था कि तब सबको ये मानकर चल रहा था कि बीजेपी सरकार में आ जाएगी। बीजेपी के कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में आ गए और पार्टी जीत नहीं पाई। ऐसा नहीं होना चाहिए, अति आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं। अपनी कमियों को दूर करते हुए लगातार मेहनत करते रहें, लगातार विस्तार करते रहें। तो कुल मिलाकर एक ओवरऑल पार्टी की दशा और दिशा को तय करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था। रजा जी। देवेंद्र पाराशर, आपने बहुत सारी जानकारी दी है, क्योंकि ये जो इस तरह के भाषण होते हैं उनको टेलीकास्ट नहीं किया जाता है, तो उन्होंने जो कुछ कहा उसके बारे में लोगों में जाहिर है उत्सुकता थी, तो दर्शकों को आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी कार्यकारिणी के बारे में दो बातें मैं कहना चाहता हूं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब बीजेपी में किसी अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया हो। पहले अडवाणी जी का कार्यकाल बढ़ाया गया, अमित शाह का कार्यकाल बढ़ाया गया, राजनाथ सिंह 2 बार अध्यक्ष रहे। इसलिए जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ना स्वाभाविक है। इस साल 9 राज्यों के चुनाव होने हैं, अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, तो कंटिन्यूटी के तौर पर जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। उन्होंने बेहतर काम किया है, उनकी टीम में अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया है, तो इसलिए संगठन में फिलहाल बदलाव की जरूरत नहीं थी। जहां तक मुसलमानों के पास जाने, उनसे संपर्क बनाने और बेवजह विवादित बयानों से बचने के नरेंद्र मोदी के निर्देश का सवाल है, तो यह बात भी नरेंद्र मोदी ने कोई पहली बार नहीं कही। नरेंद्र मोदी 2014 से लगातार कहते आ रहे हैं। मुझे याद है आपकी अदालत में जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था वो चाहते मुसलमानों के एक हाथ में अगर कुरान है, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। उन्होंने कहा था देश के मुसलमानों के पास भी वही अधिकार होने चाहिए जो किसी और दूसरे नागरिक के पास हैं। मोदी ने एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात की थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसकी बात बार बार की है। उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि जो लाभार्थी हैं उनमें किसी तरह का भेदभाव न किया जाए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको सरकार की योजनाओं का लाभ बराबर मिले। गौहत्या के खिलाफ, लिंचिंग करने वालों को उन्होंने साफ साफ लफ्जों में अपराधी बताया था। 3 तलाक और हलाला जैसी परंपराओं के खिलाफ नरेंद्र मोदी जो कदम उठाए, उससे मुस्लिम महिलाओं को सम्मान मिला है। लेकिन आज मोदी ने जिस तरह से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मुसलमानों के मन में बीजेपी के प्रति बैठाए गए शक को दूर करने की बात की, उससे साफ है कि प्रधानमंत्री अब मुसलमानों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि बीजेपी उनके खिलाफ नहीं है, मोदी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। लेकिन मुसलमानों को यह समझाना कोई आसान काम नहीं है। अगर बीजेपी इसमें थोड़ी बहुत कामयाबी भी पाती है तो यह गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि बीजेपी को भरोसा है कि अगले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में पार्टी रिकॉर्ड जीत मिलेगी। लेकिन राहुल गांधी का मानना है कि बीजेपी अपना डर छुपाने के लिए जीत का ढोल पीट रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हारेगी क्योंकि समाज का हर तबका बीजेपी से परेशान हो गया है। बीजेपी ये तो नहीं कहेगी कि हम सब चुनाव हारेंगे, उनको तो यही कहना है कि हम सब चुनाव जीतेंगे, उनकी तो और कोई चॉइस नहीं है। बट जो देश में माहौल तैयार हो रहा है, जो खासतौर से जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो प्राइस राइज है, उससे बीजेपी को जबरदस्त चोट लगेगी। दैट इज अबंडेंटली क्लियर। और मैं मतलब निकला हूं, सड़क पे चलकर निकला हूं, मध्य प्रदेश से मैं निकला हूं, बाकी स्टेट से, कर्नाटक से, ये तो क्लियर है कि बीजेपी के खिलाफ काफी गुस्सा है। राहुल गांधी कोई पहली बार नहीं कह रहे कि बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, नफरत का माहौल है, इसका नुकसान बीजेपी को होगा। वो कई साल से ये बात कह रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी आजकल कह रहे हैं कि बीजेपी को भी जनता की नाराजगी का एहसास है, इसलिए अब मोदी मुसलमानों का दिल जीतने की बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी को मोदी की योजनाओं पर यकीन है। बीजेपी का दावा है कि मोदी ने सबको घर दिए, हर घर में नल का कनेक्शन दिया, गांव गांव इंटरनेट पहुंचाया, गांवों तक बेहतर सड़कें बनवाई, 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया, 22 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लोगों के अकाउंट में पहुंचे। कोरोना वैक्सीन की 223 करोड़ डोज देश भर में एडमिनिस्टर की गई। क्या इन सब कामों में मोदी ने हिंदू और मुसलमान का फर्क देखा?
योजनाओं का फायदा सबको बराबर मिला, किसी का मजहब कुछ भी हो। इसलिए बीजेपी को लगता है कि सभी वर्गों के लाभार्थी मोदी को पसंद करते हैं और मोदी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी अगर मुसलमानों के दिलों में बैठाई गई गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करती है तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। हालांकि राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर मोदी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहा, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हो सकता है कल सेंटर में उनकी सरकार हो। समय बड़ा बलवान होता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है जिंदगी में, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। कोई अगर सोचे कि मेरी सरकार बन गई अब जिंदगी पूरे मेरी सरकार रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला। आज मेरी सरकार है, कल हमारी सरकार नहीं होगी। हमारी सरकार 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, कभी ना कभी तो बदलेगी। आज उनकी सरकार है, परमानेंटली उनकी सरकार नहीं होगी। आज है, कल है, परसों है, अगले दिन बदलेगी। आज दिल्ली में हमारी सरकार है, उनके एलजी हैं, केंद्र में उनकी सरकार है। कल अगर भगवान ने चाहा ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र में हमारी सरकार हो। दिल्ली में हमारे एलजी हों, और हो सकता है दिल्ली में हमारी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी और की सरकार हो। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा एलजी इस तरह से तंग नहीं करेगा उस टाइप का जो भी सरकार होगी। असल में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से काफी परेशान हैं, इसलिए वो बार बार एलजी को कोसते हैं। चूंकि दिल्ली विधानसभा का 3 दिन का सेशन चल रहा है, आज दूसरा दिन था। दोनों दिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पर अपना गुस्सा उतारा। आज केजरीवाल की पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने एलजी के खिलाफ प्रस्ताव रखा। इसके सपोर्ट में केजरीवाल ने जो भाषण दिया, उससे समझ आया कि उनके दिल में लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ कितना जहर भरा है। केजरीवाल दिल्ली के प्राइमरी टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने पर एलजी के सवाल जवाब से नाराज हैं। आज उन्होंने कहा, यह एलजी कौन होता है दिल्ली की चुनी हुई सरकार को रोकने वाला? कहां से आया ये एलजी? हमारे सर पर बैठ गया है एलजी। ये वो क्या कहते हैं, पराए घर में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। ऐसी सामंतवादी सोच के लोगों ने आज हमारे देश को पीछे छोड़ा हुआ है। मेरे मास्टरों ने आज तक मेरा होमवर्क ऐसे चेक नहीं किया जैसे एलजी साहब आज मेरी फाइलें लेके बैठ जाते हैं। स्पेलिंग गलत है, हैंडराइटिंग खराब है, ये ऐसे क्यों नहीं लिखा, ये वैसे क्यों नहीं लिखा। मेरे मास्टरों ने ऐसे नहीं किया जैसे एलजी साहब मेरा होमवर्क चेक करते हैं। मैं चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मेरे को चुन के भेजा है। आप कौन है? मैंने उनसे पूछा, आप कौन है? ये मैंने पूछा एलजी साहब से। मैंने कहा, सर आप कौन है? मेरे को तो जनता ने चुन के भेजा। कहते मेरे को प्रेसिडेंट ने भेजा। मैंने कहा, वैसे ही जैसे अंग्रेज वाइसरॉय भेजते थे। प्रश्न ये उठता है कि अगर चुनी हुई सरकार की कोई पावर ही नहीं है तो इस देश की आजादी की लड़ाई क्यों लड़ी थी? हमारे लोगों ने इसलिए थोड़ी लड़ी थी कि एक वाइसरॉय जाएगा और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर आके बैठ जाएगा, इसलिए तो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। केजरीवाल का एलजी के साथ झगड़ा कोई नया नहीं है। हर रोज एक नया मसला सामने आ जाता है। जिन एलजी को केजरीवाल वायसराय बता रहे हैं, उनके बारे में एक और चौंकाने वाला दावा केजरीवाल ने किया। उन्होंने विधानसभा में कहा कि जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने गए तो वीके सक्सेना ने उन्हें एक सीक्रेट बताया, राज की बात बताई। केजरीवाल ने कहा कि एलजी ने दावा किया कि बीजेपी तो एमसीडी के इलेक्शन में 20 सीटें भी नहीं जीतती, एलजी ने ही बीजेपी को 104 सीट जितवाई। केजरीवाल ने कहा कि एलजी ने धमकी दी है, अब आम आदमी पार्टी को लोकसभा की सारी सीटें हरवाएंगे। फिर एलजी साहब ने एक बात कही जो बड़ी चौंकाने वाली है। एलजी साहब ने कहा कि इनकी बीजेपी वालों की 20 सीट भी नहीं आ रही थी, ये तो मेरी वजह से 104 सीट आई हैं।
ये तो मेरी वजह से 104 सीट आई हैं, तो इसका मतलब जानबूझ के सारी पेमेंटें रुकवाई थी। बोले अब देखना तुम्हारी 7 की 7 सीट लोकसभा में बीजेपी की आएंगी और अगली बार तुमको मैं चुनाव नहीं जीतने दूंगा विधानसभा का। एलजी साहब मुख्यमंत्री को खुलेआम धमकी देते हैं कि अगला विधानसभा, वो यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को चलाने थोड़ी आए हैं, दिल्ली को ठप करके केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने आए हैं। वैसे लोकसभा चुनाव में तो पिछले 2 चुनाव में 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी हार चुकी है, लेकिन असेंबली में आज जब केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल पर बरस रहे थे तब वहां सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायक ही मौजूद थे। बीजेपी के विधायक सदन में करप्शन के मुद्दे पर चर्चा करवाना चाहते थे, परमिशन नहीं मिली तो उन्होंने वॉकआउट कर दिया। बीजेपी विधायक आज विधानसभा में काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे, सदन के बाहर धरना दे रहे थे। बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि करप्शन को खत्म करने का वादा करके केजरीवाल पावर में आए और करप्शन पर बात करने पर बीजेपी के विधायकों को मार्शल की मदद से विधानसभा के बाहर फेंकवा देते हैं। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल क्या कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, जहां तक केंद्र में सरकार बनाने की बात है तो ये मुंगेरी लाल के सपने जैसा है, सपने देखने से केजरीवाल को कोई नहीं रोक सकता। तो ये कहेंगे, आप तो ये भी कह सकते हैं कल आप अंतर्राष्ट्रीय हो जाएंगे, आप उसके भी ऊपर कुछ ग्लोब से भी ऊपर चले जाएंगे। तो ये सब बातें सिर्फ एक जो है सिर्फ छलावा है लोगों को गुमराह करने के लिए। वो कहते हैं ना कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, तो वो छोड़िए सारी बातें, बात की बातें हैं। पर पहले हाँ इतना ज़रूर बता दीजिए कि दिल्ली की असेंबली में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा करने से विपक्ष को क्यों रोका जा रहा है। अरविंद केजरीवाल राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। मुद्दों को कैसे घुमाना है, किस पर कैसे कीचड़ उछालना है, इस कला में वो माहिर हैं। जिन बातों पर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस सकते हैं, ऐसी सारी बातें वो असेंबली में कहते हैं जिससे कोई कानूनी कार्रवाई ना हो सके। जहां तक एलजी के साथ झगड़े का सवाल है तो जिस दिन से केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं तब से एलजी के साथ उनका झगड़ा लगातार चल रहा है। पहले नजीब जंग थे, फिर अनिल बैजल आए और अब वीके सक्सेना, सब के सब हमेशा उनके निशाने पर रहे। अब कोई पूछे कि एलजी को उन्हें हराने के लिए लगाया गया है तो वो 3 विधानसभा चुनाव कैसे जीते। लेकिन केजरीवाल जानते हैं कि उनसे यमुना की सफाई पर जवाब मांगा जाएगा, दिल्ली की शराब नीति पर सवाल पूछे जाएंगे, जेल में बंद मंत्रियों पर सवाल उठेंगे। इनका कोई जवाब केजरीवाल के पास नहीं है, इसलिए वो एलजी पर इल्जाम लगाकर खुद को विक्टिम साबित करके जनता की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं। अब मुद्दा एमसीडी में मेयर के इलेक्शन का है। केजरीवाल को हार का डर सता रहा है, इसलिए वो बीजेपी पर इल्जाम लगाकर मामले को भटका रहे हैं। क्योंकि आज ही चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन हुआ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां तो कोई एलजी नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ में केजरीवाल की पार्टी मेयर का चुनाव नहीं जीत पाई। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी अपना मेयर बनवाने में कामयाब रही। बीजेपी के अनूप गुप्ता ने चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव जीता। अनूप गुप्ता के मुकाबले आम आदमी पार्टी ने जसबीर लाडी को मैदान में उतारा था। बीजेपी ने 1 वोट से यह चुनाव जीता। मेयर चुनाव में कुल 29 वोट पड़े, बीजेपी को 15 वोट और आम आदमी पार्टी के पक्ष में 14 वोट। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुल 35 सीटें हैं, 14 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। बीजेपी के 12 पार्षद चुनाव जीते थे, कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी और अकाली दल के हिस्से सिर्फ 1 सीट आई थी। इसके बाद भी बीजेपी का मेयर बन गया, इससे आम आदमी परेशान है। आम आदमी पार्टी काफी गुस्से में है। बीजेपी का सिर्फ मेयर प्रत्याशी नहीं जीता, बल्कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर भी बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली। चंडीगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण सूद का कहना है कि चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी ने गलत प्रचार किया, झूठ बोला, लेकिन कोई हथकंडा काम नहीं आया। आम आदमी पार्टी ने हर हथकंडा अपनाते हुए जो है दुष्प्रचार किया और आज वो औंधे मुंह गिरे हैं। उनको अपना ही घर संभाल पाए, इतना ही उनके लिए मैं समझता हूं कि ये उनके लिए इतनी ही जीत काफी है। हमने पहले कहा था कि हम सदन में सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम 15 हैं, आम आदमी पार्टी 14 है।
उन्होंने दुष्प्रचार किया कि कांग्रेस से हमारा समझौता हो गया है, मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर पदों का बंटवारा होगा। ये सिर्फ अपने कुनबे को इकट्ठा रखने के लिए दुष्प्रचार हुआ। किसी को चेयरमैनी का वादा, किसी को डीएसपी लगाने का वादा, किसी को डबल एजी लगाने का वादा, किसी को करोड़ों के वादे, वो सब चीजें जो है उसको नकारा है लोगों ने। और आज जो है एक दुष्प्रचार ये किया गया कि कांग्रेस की काउंसलर गुरबख्श रावत ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया, और इतना बड़ा दुष्प्रचार, लेकिन वो भी फेल हुआ। और ये आज आम आदमी पार्टी की हार तो है ही है, ये लोकतंत्र की जीत है। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का खेल कांग्रेस की वजह से बिगड़ा। आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ वोट देगी, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट कर देगी, लेकिन कांग्रेस और अकाली दल ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इसलिए अब केजरीवाल की पार्टी के नेता इल्जाम लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी और कांग्रेस मिल गए। कांग्रेस को अब जनता सबक सिखाएगी। अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर एक भी वोट हमारा नहीं टूटा, ना खरीदा जा सका, ना हमारा कोई वोट बिका। मुझे अपने पार्षदों पे पूरा इस बात का भरोसा था और आज उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया। दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी खरीद फरोख्त की राजनीति में विश्वास नहीं रखती। तीसरा, कांग्रेस का इलेक्शन से भागना बहुत ही दुखदायी है, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्टली मदद की है, इनडायरेक्ट नहीं कहूंगा मैं, डायरेक्टली मदद की है कि चुनाव में हिस्सा ना लेकर। हम ये कहते हैं कि वोटिंग जो है, इन्होंने 2 पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल में शामिल किए हैं, उसके पीछे क्या है, वो इस बात का जवाब दे दें। क्या लालच उनको दिया गया? कोई अपने आप तो पार्टी छोड़ के नहीं चला जाता ना, बिना सोचे समझे कोई पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा। तो कोई ना कोई तो बात होगी, ठीक है ना। और जब बात निकलेगी तब दूर तक जाएगी, तब पता चलेगा क्या हो। आम आदमी पार्टी के नेता कुछ भी कहें, हकीकत यह कि चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी की जीत पहले से तय थी। यह सही है कि बीजेपी के 12 पार्षद जीते थे और आम आदमी पार्टी के 14, लेकिन नतीजे आने के बाद अगले ही दिन कांग्रेस के 2 पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के 14 पार्षद हो गए। चंडीगढ़ की सांसद होने के नाते किरण खेर को मेयर के चुनाव में वोट डालने का हक है, इसलिए बीजेपी 1 वोट से आगे थी और बीजेपी का उम्मीदवार 1 ही वोट से जीता। केजरीवाल की पार्टी को उम्मीद थी कि कांग्रेस उसे सपोर्ट करेगी, लेकिन कांग्रेस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसलिए अब आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस को कोस रहे हैं, कांग्रेस पर बीजेपी से हाथ मिलाने का इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी के साथ समझौता तो दूर, वो बीजेपी या आरएसएस के दफ्तर में भी कदम नहीं रखेंगे। आरएसएस के दफ्तर में जाने से पहले वो अपना गला कटवाना पसंद करेंगे। इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के साथ उनकी लड़ाई अब सियासी नहीं है, ये संघर्ष विचारों का है, विचारधारा का है। राहुल ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी और आरएसएस ने देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। देश में नफरत का माहौल है, लोकतंत्र खतरे में है। राहुल ने कहा कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए पैदल चल रहे हैं। ईवीएम सिर्फ एक एलिमेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा है। आज हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस आरएसएस और बीजेपी ने कंट्रोल कर दिए हैं और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर उनका दबाव है। ब्यूरोक्रेसी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन पे दबाव है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ये लड़ाई अब जो पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी वैसी लड़ाई नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है। अब ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो इन्होंने कैप्चर करे हैं उनके बीच और ऑपोजिशन के बीच में लड़ाई है। उसमें एक फैक्टर ईवीएम है, मगर बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी हैं। हिंदुस्तान में जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस होती हैं आज वो नहीं है। जो विपक्ष के लोगों पर आक्रमण हो रहा है, सीबीआई, ईडी, पेगासस, ये नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया कि उनके कजन और उनकी चाची भी तो बीजेपी में हैं, क्या वो वरुण से बात करेंगे? क्या कांग्रेस में वरुण गांधी के लिए कोई जगह है?
तो इस पर राहुल ने जो जवाब दिया वो और भी इंटरेस्टिंग था। वरुण गांधी का घर का नाम फिरोज है। राहुल ने कहा फिरोज संघ की विचारधारा को मानते हैं और वो ये कभी मंजूर नहीं कर सकते। राहुल ने कहा कि कजन के तौर पर वो फिरोज को गले लगा सकते हैं, लेकिन आरएसएस के दफ्तर में जाने के बजाय वो गला कटवाना पसंद करेंगे। वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती है। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है। सालों पहले मैंने फिरोज से कहा कि उसने मुझे कहा कि आरएसएस देश में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मैंने कहा कि देखिए आप अपने परिवार की हिस्ट्री जो है उसको आप थोड़ा पढ़िए और उसको आप समझिए, क्योंकि जो आपने मुझे बोला है, अगर आपने अपने परिवार की विचारधारा समझी तो आप ये कभी नहीं बोल सकते मुझे। वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। राहुल दावा तो ये करते हैं कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, लेकिन मोहब्बत की दुकान खोलने वाला किसी से इतनी नफरत करे कि गला काटने और कटवाने की बात करने लगे, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। हकीकत यह कि राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस को नापसंद करते हैं। नफरत की वजह भी कोई सीक्रेट नहीं है। बीजेपी और आरएसएस ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया, राहुल गांधी से फर्स्ट फैमिली का टैग छीन लिया, और दुर्भाग्य की बात यह कि नेहरू गांधी परिवार के लोग ये मानकर चलते हैं कि वो शासन करने के लिए ही पैदा हुए हैं। कई साल तक उन्हें लगता रहा कि नरेंद्र मोदी भी टेम्परेरी हैं, लेकिन मोदी ने सारे समीकरण बदल दिए। क्योंकि राहुल गांधी की लीडरशिप में पिछले 9 साल में कांग्रेस 2 बार लोकसभा का चुनाव हारी, 40 असेंबली इलेक्शन हार चुकी है, ज्यादातर राज्यों से कांग्रेस गायब हो रही है, पार्टी का अपने आप से भरोसा उठ रहा है। लाख कोशिश करने के बावजूद राहुल गांधी कांग्रेस से संगठन को मजबूत नहीं कर पाए हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी और आरएसएस के खिलाफ राहुल गांधी के मन में इतनी नाराजगी है, इतना गुस्सा है। लेकिन ना तो आरएसएस ने राहुल गांधी को अपने हेडक्वार्टर में बुलाया है और ना ही कभी गला कटवाने की नौबत आएगी। हालांकि आज पठानकोट में गड़बड़ हुई, जिसको लेकर राहुल गांधी की सुरक्षा पर कुछ सवाल उठे। पठानकोट में राहुल गांधी सड़क पर पैदल चल रहे थे, सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम था। उसी वक्त अचानक भीड़ में से एक नौजवान दौड़ता हुआ निकला और सुरक्षा घेरा तोड़कर राहुल गांधी के करीब पहुंच गया। ये लड़का राहुल गांधी से लिपट गया। सुरक्षाकर्मी हक्के बक्के रह गए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर राजा वर्णिंग उस वक्त राहुल गांधी के करीब थे। उन्होंने उस लड़के को राहुल से अलग किया और इसके बाद कांग्रेस ने इसे राहुल की सुरक्षा में बड़ी चूक बताया। सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाए। थोड़ी देर बाद पंजाब पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पठानकोट के आईजी जीएस ढिल्लों ने कहा यह सिक्योरिटी लैप्स का मामला नहीं है। जीएस ढिल्लों ने कहा कि उस लड़के के बारे में पूरी जांच की गई है। पता यह लगा है कि राहुल गांधी ने खुद उसे भीड़ में से अपने करीब बुलाया था। राहुल के इशारे पर ही वो लड़का राहुल के करीब पहुंचा था। इंडिया जी आई हैव वेरीफाइड, मैंने ਅੱਜ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਈ ਨੋ ਐਵਰੀ ਸਟੈਪ। ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। देयर वाज नथिंग कि कोई ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਸੀ। इट्स अ वेरीफाइड फैक्ट।
जब सारी बात सामने आ गई, पुलिस ने इतने स्ट्रांगली कह दिया, तो राहुल गांधी ने भी इस मामले को हल्का करने की कोशिश की। राहुल ने भी कहा कि वो नौजवान बहुत उत्साह में था, उनसे गले मिलना चाहता था, इस सुरक्षा में कोई चूक नहीं थी, ऐसा होता रहता है। What lapse was there today? Someone came to hug me. I don't know why you're calling that a lapse. I think the person was, he was checked by the security people. He was a bit overexcited. It's not a problem. It happens quite often. There's quite a lot of enthusiasm in the yatra. Many people get overexcited, and that was a case where he was a bit extra charged up. So there's no problem. It's happened many times before. I wouldn't call that a security lapse. ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी इसे अति उत्साह बताया, इसको पॉजिटिवली लिया, बड़ा इशू नहीं बनाया। लेकिन जिस तरह से भीड़ से निकलकर एक लड़का राहुल के करीब पहुंचा, उनसे लिपट गया, अगर तस्वीरें जब देखते हैं तो परेशान करने वाली हैं। ये तस्वीरें देखकर राजीव गांधी पर हुए हमले की याद आ जाती है। उस वक्त भी एक महिला राजीव गांधी को माला पहनाने के बहाने करीब आई थी और उसने ब्लास्ट कर दिया था। देश ने आतंकवादी हमले में एक पूर्व प्रधानमंत्री को खो दिया था। कोई नहीं चाहता ऐसा कोई हादसा फिर कभी दोबारा हो, किसी की भी साथ हो। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ नेताओं को भी सावधान रहना चाहिए, सिक्योरिटी एजेंसीज को कोऑपरेट करना चाहिए, राहुल गांधी को भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चाहिए। हालांकि जब पंजाब में राहुल गांधी देश की सियासत को बदलने की बात कह रहे थे, उस वक्त पंजाब के पड़ोस में राजस्थान में कांग्रेस की फूट और आपसी लड़ाई साफ दिखाई दे रही थी। सचिन पायलट ने आज फिर कहा कि जनता को लग रहा है कि अशोक गहलोत की सरकार पेपर लीक मामले में छोटे मोटे दलालों पर तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन बड़े सरगनाओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। सचिन पायलट ने कल नागौर के किसान सम्मेलन में यह मुद्दा उठाया था और उन्होंने बीकानेर में फिर कहा कि पेपर लीक होने से नौजवानों का सरकारी नौकरी पाने का सपना टूट रहा है, हजारों नौजवानों का भविष्य अधर में लटक गया है। इसलिए गहलोत सरकार को चाहिए कि टीचर भर्ती के पेपर लीक मामले के दोषी नेताओं और अफसरों पर भी एक्शन लिया जाए। कल मैंने एक किसान सभा को संबोधित किया था। किसान के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बहुत मेहनत कर बहुत विपरीत परिस्थितियों में परीक्षाएं देते हैं। तो जब पेपर लीक हो जाता है या परीक्षा कैंसिल हो जाती है, नौकरी में बाधा पड़ जाती है, सबको दुख होता है। सरकार ने भी कदम उठाए हैं और मैं समझता हूँ सब चीज़ उनके संज्ञान में है, लोगों को अरेस्ट भी किया है। मैं मानता हूँ कि अगर कोई और भी कोई बड़ा इसके साजिश के पीछे किसी का हाथ है, तो वहाँ तक बात पहुँचनी चाहिए और लोगों का जो विश्वास है और जो लोगों का भविष्य में अपने प्रति जो लोग चाहते हैं नौकरी तलाशना, उनका भविष्य बेहतर कैसे बनाएं, इस दिशा में हम सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पेपर लीक मामले में जिन लोगों पर एक्शन हुआ है वही तो पेपर लीक गैंग के सरगना है। इसके बाद गहलोत ने यह भी कह दिया कि पेपर लीक करने में न कोई नेता शामिल है, न किसी अधिकारी का कोई रोल है। सचिन पायलट के आरोप पर गहलोत ने कहा, अगर किसी के पास किसी आरोपी का नाम है, अगर सचिन पायलट के पास किसी आरोपी का नाम है तो बता दें, सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि दलालों पे नहीं, सरगनाओं पे कार्रवाई करो। कई किसान सम्मेलन भी हो रहे हैं। सरगना ही है, वो सरगना ही है जिनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और वो नाम बता देंगे हमें नेता लोग, तो उनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई नेता इन्वॉल्व नहीं है। और जो गैंग बनी हुई है पेपर लीक करने वालों की, उन तक हम पहुँचे हैं। शिक्षा संकुल में क्या हुआ, वहाँ तक पहुँचे हैं, जेल गए लोग बाग, सब कुछ किया है। अशोक गहलोत के इस बयान के बाद सचिन पायलट ने फिर जवाबी हमला बोला। पायलट ने कहा कि अशोक गहलोत की सरकार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ज्यादा तरजीह अफसरों को दी जाती है। रिटायरमेंट के बाद भी अफसरों को इनाम के तौर पर पद दिए जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सचिन पायलट ने साफ साफ कहा, अगर पार्टी कार्यकर्ताओं का, मेहनत करने वाले नेताओं का सम्मान नहीं करेगी तो विधानसभा चुनाव में दिक्कत होगी। तो मैं ये चाहता हूँ और हमेशा मैं कहता आया हूँ कि वर्कर्स को मान सम्मान मिले। हर वर्कर को पद नहीं मिल सकता, लेकिन उसकी पूछ हो, उसकी भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो और वो भी अपने क्षेत्र में, समाज में, इलाके में उन समस्याओं का समाधान कराने लायक बन जाए, ये उसके लिए ताकत होती है। और इसी बात को लेकर मैं बहुत बार अपनी बात जयपुर में रख चुका हूँ और मुझे लगता है उस दिशा में सरकार काम भी कर रही है। लेकिन जो अनुपात है
रिटायर्ड ऑफिसर्स का पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट देने का और जो कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता हैं उनको अपॉइंटमेंट देने का, उसको अनुपात को बेहतर करने की ज़रूरत है। वर्कर्स से ज़्यादा अगर हम अधिकारी या कोई रिटायर्ड ऑफिसर्स को प्राथमिकता देते हैं तो कहीं ना कहीं वर्कर का मनोबल भी टूटता है। तो मेरा तो ये है कि अधिकारी अपना काम करें, सेवानिवृत्त हो जाएं तो उनको रिटायर होना चाहिए। ऐसा है, जरूरी नहीं है कि हर कार्यक्रम में हर वर्कर, हर नेता, हर प्रतिनिधि मौजूद हो। सब अलग अलग अपना काम कर रहे हैं और सबका उद्देश्य यही है कि सरकार दोबारा कैसे बने 2023 के अंदर। हम 3 में हारे, 13 में हारे, तो 23 में हमें जीतना जरूरी है। हालांकि अशोक गहलोत एक अनुभवी नेता हैं, सरकार कैसे चलाना इनका पर्याप्त अनुभव उनके पास है, लेकिन कहना पड़ेगा कि सचिन पायलट की बात कुछ मायने में सही भी है और राजस्थान में कांग्रेस के कई नेता ये इल्जाम लगा रहे हैं कि अशोक गहलोत अफसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं। लोग चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी आईएएस कुलदीप राका का नाम लेते हैं। कुलदीप राका को राजस्थान का सबसे ताकतवर अफसर कहा जाता है। मुख्यमंत्री के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी शशिकांत शर्मा भी विधायकों और मंत्रियों पर भारी पड़ते हैं, ये बार बार आरोप लगता है। रिटायर्ड अफसरों की बात करें तो यूपीए सरकार के वक्त देश के फाइनेंस सेक्रेटरी रहे अरविंद मायाराम को अशोक गहलोत ने अपना सलाहकार अपॉइंट किया है। इसी तरह से राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट से रिटायर हुए डीबी गुप्ता को गहलोत ने इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया है। कुछ दिन पहले डीजीपी की पोस्ट से रिटायर हुए एमएल लाठर भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिए गए हैं। इसी तरह जीएस संधू रिटायर हुए तो अशोक गहलोत ने अपना एडवाइजर बना लिया है। तो कांग्रेस के नेताओं को इन सारे अपॉइंटमेंट्स को लेकर नाराजगी है और सचिन पायलट इसी का जिक्र कर रहे थे। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत को अपनी ही पार्टी के नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, वैसे ही बिहार में नीतीश कुमार अपने सहयोगी आरजेडी के नेताओं के बयानों से परेशान हो गए हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के बयान की वजह से आरजेडी और जेडीयू के बीच तल्खी पड़ गई है। इस मुद्दे पर आज नीतीश कुमार ने हाथ खड़े कर दिए। नीतीश ने कहा किसी भी धर्म के बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा मंत्री से अपना बयान वापस लेने को कहा है, लेकिन चंद्रशेखर यादव ने उनकी बात नहीं मानी तो वो क्या कर सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, किसी भी मामले में किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, सही बात नहीं। वो तो हम इसको मानते ही नहीं है। जिसकी बात आप कह रहे हैं जिनका, तो डिप्टी सीएम ने भी तो कह ही दिया है ना, वो सब बात नहीं है। इन सब चीजों पर कोई चीज करना ही नहीं चाहिए। बात सभी धर्मों को, सभी लोगों को अपने अपने ढंग का अधिकार है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आपस में किसी भी तरह का विवाद न हो। तो आप जानते हैं ना, यहाँ हम लोगों ने कितना आपस में हम लोगों ने कोशिश की है कि विवाद कितना न के बराबर है। मंत्री जी को अपनी बात वापस ले लेनी चाहिए ना। नहीं, हम तो उसको कह चुके हैं, अब आपको क्या बोले, पहले कह चुके हैं। अब तो उनके पार्टी के तरफ से भी कह दिया है ना, तो सब ठीक है। कोई इंडिविजुअल बेचारे को कोई दिमाग में बात आती है, कोई बोल देता है, इसका मतलब है कि कोई अलायंस में और पार्टियों में किसी तरह की कोई बात। हैरानी की बात यह कि नीतीश कुमार बार बार इशारा कर रहे हैं कि चंद्रशेखर यादव का बयान ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने अपने मंत्री से बयान वापस लेने को कहा था। उन्होंने यह भी कहा कि उनके खिलाफ तेजस्वी को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आज तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कह दिया कि एक्शन की क्या बात है, सबको अपनी बात कहने का हक है। अब इस मामले को ज्यादा खींचने की कोई जरूरत नहीं है। मोदी ने कहा है कि हम लोगों ने नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की, हम लोगों ने जब उन्होंने धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ बोला तो आप लोग को भी कार्रवाई करने की। हम देखिए, हम उनके बातों का जवाब हम नहीं देना चाहते हैं। ये सब कोई एजेंडा नहीं है, बेकार की बातें हैं। और ये सब कितना दिन तक आप लोग एक ही बात को लेकर के खींचते रहिएगा। भाई तेजस्वी यादव चंद्रशेखर यादव के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर रहे हैं। इससे चंद्रशेखर यादव के हौसले और बढ़ गए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि बुनियादी संसाधन, उचित पाठन, शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार। चंद्रशेखर यादव का यह ट्वीट जेडीयू के नेताओं को बुरा लगा। जेडीयू के स्पोक्स पर्सन नीरज कुमार ने जवाब में ट्वीट किया, बढ़ता बिहार नीतीश कुमार, ट्विटर की नहीं काम की सरकार। बाद में नीरज कुमार ने कैमरे पर आकर कहा कि बिहार में 7 पार्टियों का गठबंधन नीतीश कुमार के नाम पर बना है। बिहार आगे बढ़ रहा है तो इसकी वजह नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ही बिहार के सबसे बड़े नेता हैं।
महागठबंधन माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 7 दलों के करार और 7 निश्चय पार्ट 2 पर चल रहा है। न मतभेद है, न मनभेद है। बढ़ता बिहार नीतीश कुमार। अब देखिए, हर एक व्यक्ति को लोकतंत्र में अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन बढ़ता बिहार नीतीश कुमार जन जन की भाषा है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी आज 17 वर्ष से राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आंकड़े भी शिक्षा के क्षेत्र में इस बात के गवाह हैं। इसलिए बढ़ता बिहार नीतीश कुमार, ये तो जन जन के दिलो दिमाग में बैठा हुआ नारा है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने मामले को संभालने की कोशिश की। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में गठबंधन की सरकार नीतीश कुमार की अगुवाई में काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। कौन क्या बयान देता है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, इसमें कहाँ कोई तकलीफ, अच्छी बात है ना भाई। ट्विटर की हम लोग सब लोग नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं ना, जो महागठबंधन बना। अब महागठबंधन के नेता कौन है? आदरणीय लालू जी और नीतीश जी। 15 में इन लोगों ने बनाया था, फिर से पुनः बना है और हम सब लोगों ने फैसला किया कि नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन फिर से बनाएंगे और काम करेंगे। बीजेपी करेगी, भाजपा को तो रोका नहीं। भाजपा तो डरी हुई है ना भाई, चाहता है कुछ ना कुछ हो। तो हम लोग पहचानते हैं ना लोगों को कि कौन क्या कर सकता है और क्या कर रहा है, क्या कर सकते हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। बयानवीर जो लोग हैं उनके पास लोग हैं क्या? जो लोग हैं बिहार के लोग, वो लालू जी के साथ और नीतीश जी के साथ हैं। बाकी जिसको जो बयान देना देते रहे, उससे क्या फर्क। लेकिन बीजेपी ने जेडीयू और आरजेडी के झगड़े को एक बड़ा मसला बताया। बिहार में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश और तेजस्वी ने सत्ता के लिए बेमेल गठबंधन तो बना लिया, लेकिन इसका खामियाजा बिहार के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, अंतर विरोध पूरी तरह से महागठबंधन में है, क्योंकि ये महागठबंधन नहीं महाठगबंधन है। और 2 ठग जब एक दूसरे को ठगने में लगे हैं, एक बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव छोटे भाई को प्रधानमंत्री का सपना दिखाकर बिहार के सीएम की कुर्सी खाली कराना चाह रहे हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री अपने भतीजे को सीएम की कुर्सी देने की बजाय वो 2025 तक अपना कुर्सी सुरक्षित कर लिए। और दोनों के सहमत के खेल में बिहार की जनता तंग और तबाह हो रही है। तो इनके इस नीति और नीयत के कारण पूरी तरह से अंतर विरोध है, जिसका परिणाम राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक अराजकता और भ्रष्टाचार चरम पर है। तेजस्वी यादव कुछ भी कहें, नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार में चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनके दिन अब गिने चुने हैं। अलायंस के समझौते के तहत उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी को सौंपनी ही है और नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में शिफ्ट होना है। इसलिए अब नीतीश इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते कि जेडीयू के नेता क्या कह रहे हैं और आरजेडी के नेता क्या बयानबाजी कर रहे हैं। वो तो अब दिल्ली शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं, बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं और खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने की रणनीति बना रहे हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भी अब केंद्र की राजनीति में शिफ्ट होने की तैयारी कर ली है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम पहले ही तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया था। अब चंद्रशेखर राव इस पार्टी की पहली बड़ी रैली कल खम्मम में करेंगे। रैली में उन्होंने विपक्ष की कई पार्टियों के नेताओं को इनवाइट किया है। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, सीपीआई के नेता डी राजा इस रैली में शामिल होंगे। केजरीवाल और भगवंत मान तो हैदराबाद पहुंच भी गए हैं। रैली से पहले केसीआर इन नेताओं के साथ ययाद्री मंदिर भी जाएंगे। इस मंदिर को उनकी सरकार ने 1200 करोड़ की लागत से रेनोवेट करवाया है। केसीआर के करीबियों का कहना है कि बीआरएस के जरिए वो देश को एक ऑल्टरनेटिव राजनीति देना चाहते हैं, वैकल्पिक राजनीति। दरअसल इस रैली के जरिए केसीआर विपक्ष के नेताओं को अपनी ताकत भी दिखाना चाहते हैं। तेलंगाना में चुनाव जल्दी होने वाले हैं। इस रैली को तेलंगाना में केसीआर के चुनाव प्रचार की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। और यह साफ है कि केसीआर तेलंगाना की सरकार और पार्टी अब अपने परिवार को सौंपना चाहते हैं और खुद दिल्ली की राजनीति करना चाहते हैं।
हालांकि केसीआर भी जानते हैं कि दिल्ली में दावेदार बहुत हैं, इसलिए आगे का रास्ता आसान नहीं है। आज पाकिस्तान को लेकर दो बड़ी खबरें आई। पहली यह कि पाकिस्तान में रह रहे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। अब तक चाइना ने इस पर टेक्निकल रोक लगा रखी थी, लेकिन 7 महीने की कोशिश के बाद आखिरकार चाइना को अपना विरोध वापस लेना पड़ा और अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। अब्दुल रहमान मक्की 26/11 के मुंबई आतंकी हमले, लाल किले पर आतंकवादी हमले, रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमले और श्रीनगर में टेररिस्ट अटैक जैसे कई आतंकी हमलों का मुजरिम है। और दूसरी खबर यह कि भुखमरी की कगार पर पहुंचे पाकिस्तान ने अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की टेबल पर आने की गुहार लगाई है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत से 3 युद्ध लड़े और अपना सबक सीख लिया है, उसको जंग की कीमत का अंदाजा हो गया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब उनके पास मुल्क को उधार मांगकर काम चलाना पड़ रहा है। बेरोजगारी और गरीबी से पाकिस्तान का हाल बेहाल है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इसलिए अब वो भारत से बातचीत करना चाहते हैं। India is a neighbor country. We are neighbors. And let's be very blunt. Even if we are not we are not neighbors by choice, but we are there forever. And it is up to us to live peacefully and progress, or quarrel with each other and waste time and resources. That's up to us. Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, 2 nations, poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a lower level of satisfaction. We have learnt our lesson, and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. पाकिस्तान के वजीर आजम ने मोदी को बातचीत टेबल पर लाने के लिए यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद से मदद मांगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर समेत सभी मसलों पर भारत से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन भारत बात करने को तैयार नहीं है। शेख मोहम्मद बिन जायद के मोदी से अच्छे संबंध हैं। शहबाज शरीफ को लगता है कि वो मोदी को पाकिस्तान से बात करने के लिए मना सकते हैं। My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks to resolve our burning issues like Kashmir. We need to use our resources to alleviate poverty, unemployment, provide medicine, high quality education, etc., and not waste these resources in getting ammunition and bombs. That's the message I want to give to Modi. And lastly, we are both nuclear powers, armed to the teeth. God forbid, God forbid, God forbid, as a harb, takes place, who will live to tell what happened? So this is not an option. I have requested yesterday my brother, His Highness President Mohammed bin Zayed, that he's a brother of Pakistan, and UAE is a brotherly country. He also has good relation in India. He can play a very important role to bring the 2 countries on the talking table. शहबाज शरीफ ये भूल गए कि जो बातें वो कह रहे हैं वो बातें इमरान खान ने वजीर आजम बनने के बाद कही थी। इमरान ने भी कहा था कि आपस में लड़ने के बजाय दोनों मुल्कों को गरीबी से, गुर्बत से लड़ना चाहिए। नवाज शरीफ से नरेंद्र मोदी ने बात की थी, ये बात भी शहबाज शरीफ को याद होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या?
पुलवामा में, उड़ी में आतंकवादी हमले हुए। इसलिए पाकिस्तान के हुक्मरानों से कौन बात करे, क्या बात करें, उन पर कैसे यकीन करें। भारत ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान जब तक आतंक की नर्सरी को बंद नहीं करता, जब तक इस बात के सबूत नहीं देता कि वो आतंकवादियों के खिलाफ डेफिनेट एक्शन ले रहा है, तब तक उसके साथ कोई बात नहीं की जा सकती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।